स्वागत है आपका पॉजिटिव इनबॉक्स हिंदी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिथिला के राजा भुवन वर्मा एक प्रजापालक राजा थे। सारी प्रजा उनका बहुत ही सम्मान करती और उनके हर आदेश का पालन करती थी। उन्हीं के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था सदानंद पति। मंत्री सदानंद पति बहुत ही बुद्धिमान और चतुर होने के साथ साथ सच बोलने से नहीं डरता था। राजा की चापलूसी करने वालों में वो नहीं था। एक दिन की बात है, राजा भुवन अपने मंत्री से बात कर रहे थे। उन्होंने मजाक में कहा, मंत्री जी, आपको क्या लगता है राज्य के लोग हमारे बारे में क्या सोचते होंगे? महाराज, मेरे ख्याल में राज्य के लोग आपके राजकाज से बहुत ही खुश हैं। आपकी बात सुनकर अच्छा लगा मंत्री जी। साथ ही मुझे ये भी लगता है कि हमारे राज्य के लोग बहुत ही समझदार हैं और अपना जीवन शांति से जी रहे हैं। मंत्री बोले, क्षमा करें महाराज, लेकिन हर राज्य में आदमी समझदार नहीं होता जब तक कि उस राज्य के राजा के रूप में राजा का व्यवहार उत्तम और उचित नहीं होता। लोग अपने राजा का ही अनुसरण करते हैं। कहा भी गया है कि जैसा राजा वैसी प्रजा। आप ये सब कैसे कह सकते हैं मंत्री जी कि लोगों का व्यवहार हम पर निर्भर करता है? मुझे आपकी बात पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब तो ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति समझदार नहीं है। हाँ राजन, हर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। अगर 10 लोग एक ही चीज को करेंगे तो बाकी भी करने लगेंगे। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन लोगों की भेड़ जैसी मानसिकता होती है। जैसे एक भेड़ चलती है, बाकी भी उसके पीछे पीछे चलने लगती हैं। राजा मंत्री की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो गए कि मंत्री ने उनकी प्रजा की तुलना एक भेड़ से की है। उन्हें मंत्री पर इतना गुस्सा आया कि वो मंत्री पर बादल की तरह गरज पड़े। वो बोले, मंत्री जी, आपने जो कुछ भी कहा मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हमारी प्रजा भेड़ जैसी नहीं है। अगर आपने जो कहा है वो सच है तो अपनी बात को आप साबित करके दिखाइए, वरना मैं आपको कारागार में डाल दूंगा। मंत्री जी ये सुनकर घबरा गए, परंतु फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं अपनी बात को सही साबित कर सकता हूँ, परंतु मुझे इसके लिए कुछ समय चाहिए। ठीक है मंत्री जी, मैं आपको 3 महीने का समय देता हूँ। अब आप जा सकते हैं। मंत्री चुनौती स्वीकार करते हुए राजमहल से चला गया। अब मंत्री अपनी बात को साबित करने के लिए बहुत ही चिंतित रहने लगा, परंतु उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन मंत्री जी की पत्नी ने कहा, आप मुझे कुछ परेशान से मालूम पड़ते हैं, क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका क्या कारण है? तब मंत्री ने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। सारी बात जानकर मंत्री की पत्नी भी इस बात से परेशान हो उठी। इसी परेशानी में कुछ दिन बीत गए तो एक दिन मंत्री की पत्नी ने आकर मंत्री जी से कहा, सुनो जी, मुझे पता लगा है कि नगर में कोई बहुत ही तेजस्वी और प्रतापी महात्मा जी आए हुए हैं। मेरी मानिए तो आप उनके पास जाइए, वो आपकी समस्या का कोई ना कोई हल जरूर बताएंगे। मंत्री कहने लगा, वैसे तो मुझे साधु सन्यासियों की बातों पर विश्वास नहीं है, परंतु तुम कहती हो तो मैं सिर्फ एक बार उनके दर्शन के लिए जाऊंगा, वो भी सिर्फ तुम्हारी संतुष्टि के लिए। इसके बाद मंत्री ने अपने कुछ आदमियों को भेजा कि वो पहले उस महात्मा जी के बारे में पता करके आए। मंत्री जी का खास दूत, जिसका नाम विश्वनाथ था, वो उस जगह पर गया जहां पर साधु रुके हुए थे। महात्मा जी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। उनके साथ उनका एक शिष्य भी था। इसकी सूचना उसने मंत्री जी को दी। बात को सच जानकर मंत्री जी अपनी पत्नी के साथ महात्मा जी के दर्शन के लिए आ पहुंचे। मंत्री जी के साथ उनके कुछ सैनिक भी थे। महात्मा जी के शिष्य ने मंत्री को आते देखा तो बोला, श्रीमान, आप सैनिकों के साथ यहाँ पर आए हैं। लगता है आप जरूर इस राज्य के किसी बड़े पद पर होंगे। जी हाँ,
मैं इस राज्य का मंत्री हूँ और अपनी पत्नी के साथ महात्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया हूँ। ओह, ये बात है, परंतु अभी तो मेरे गुरु ध्यान की मुद्रा में हैं। वो आपसे बात नहीं करेंगे। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं उन तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। लगता है आपके गुरु सचमुच एक महान संत हैं। कृपया उनसे कहिएगा कि उनका आशीर्वाद हम सब पर और पूरे राज्य पर बना रहे। आप चिंता ना करें मंत्री जी, मेरे गुरुजी बरसों तक हिमालय में तपस्या करके लौटे हैं। आप मन ही मन उनसे प्रार्थना करें, जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। शिष्य की बातों से मंत्री जी बहुत ही प्रभावित हुए और मन ही मन में महात्मा जी से प्रार्थना करने लगे और फिर पत्नी के साथ वापस लौट गए। ये सारी घटना वहां पर खड़े हुए कुछ लोग देख रहे थे। वे लोग भी महात्मा जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि उनकी दिल की मुराद पूरी हो जाए और महात्मा जी को चढ़ावे के रूप में धन, फल, अनाज आदि देने लगे। इसी बीच एक युवक वहां पर आया और सभी लोगों से कहने लगा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? तुम लोग उस इंसान की पूजा कर रहे हो जिसे तुम जानते तक नहीं हो। इनके आगे सिर झुकाने से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। भीड़ में से एक आदमी आगे आया और बोला, अरे भाई, क्या अनाप शनाप बक रहे हो? अगर इन महात्मा जी ने तुम्हें श्राप दे दिया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। हम इन्हें ऐसे ही नहीं मानते, हमने अपनी आंखों से देखा है। राजा के मंत्री भी इनका आशीर्वाद लेकर गए हैं। आसपास के लोगों ने उस युवक की बोलती बंद करवा दी। धीरे धीरे लोगों को महात्मा जी के बारे में पता चलने लगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग महात्मा जी के दर्शन के लिए आने लगे। होते होते ये खबर राजा भुवन की पत्नी तक भी जा पहुंची। जब उनकी एक दासी ने उन्हें कहा, रानी साहिबा, एक बहुत ही तेजस्वी संत हमारे नगर में आए हुए हैं। मैंने सुना है उनके दर्शन से मन की मुराद पूरी हो जाती है। क्या ये सच है क्या? तुम्हें कैसे पता? पूरा नगर उन्हीं के बारे में बात कर रहा है। मैं भी उनके दर्शन के लिए गई थी और तो और हमारे मंत्री जी भी उनके दर्शन के लिए गए थे। सारा नगर उनके बारे में जानता है और आपने उनका नाम तक नहीं सुना। क्या कहा? मंत्री जी भी उनसे मिलने गए थे? फिर तो यकीनन उनमें कोई बात होगी। उनके पास जरूर कोई चमत्कारी शक्ति होगी। मुझे भी उनके दर्शन करने जाना है। तुम इसका प्रबंध करो। ठीक है रानी साहिबा, मैं अभी सारा प्रबंध करती हूँ। जैसे ही वो दासी वहां से गई, राजा भुवन रानी के कमरे में आए और कहा, क्या हुआ महारानी? आप सज धज कर कहीं जाने की तैयारी में हैं क्या? मैं आपके बिना कहीं पर जाती हूँ क्या महाराज? फिर क्या बात है? मैंने सुना है हिमालय से कोई तेजस्वी महात्मा हमारे नगर में आए हुए हैं और सभी लोग उनके दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी उनके दर्शन करना चाहती हूँ। अच्छा, मैंने अभी तक उनके बारे में सुना नहीं। मैं भी आपके साथ जाने को तैयार हो जाता अगर आप मुझे पहले बता देती। मैंने सोचा कि आपको ये बात शायद पसंद ना आए, इसीलिए मैंने आपसे ये नहीं पूछा। मुझे खुशी होगी अगर आप मेरे साथ चलेंगे। ठीक है, मैं भी आपके साथ चलूँगा। फिर राजा और रानी दोनों महात्मा के दर्शन के लिए पहुँचे। राजा के महात्मा जी के पास पहुँचने का समाचार पूरे नगर में फैल गया। साधु की लोकप्रियता नगर के साथ साथ आसपास के राज्यों में भी फैल गई। साथ ही महात्मा जी के दर्शन के लिए आने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच मंत्री की पत्नी ने एक बार उस महात्मा के बारे में बात करते हुए कहा, सुना आपने? वो महात्मा जी के दर्शन के लिए खुद महाराज भुवन भी आए थे। तब मंत्री ने कहा, भाग्यवान, मैं तुम्हें उस साधु के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ, जो कि एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। मैं तुम्हें जो भी बताने जा रहा हूँ तुम किसी और से मत कहना। ऐसा कौन सा रहस्य है जो सिर्फ आप जानते हैं? ठीक है, तो तुम सुनो। जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि महाराज के साथ मेरी बहस हुई थी कि कैसे प्रजा के लोगों को भेड़ कहने पर महाराज मुझसे गुस्सा हो गए थे
और राजा ने उस बात को साबित करने की मुझे चुनौती दी थी, नहीं तो वो मुझे कारागार में डाल देंगे। पत्नी बोली, परंतु उस बात का साधु से क्या मतलब है? मुझे ये बात समझ में नहीं आई। सुनो भाग्यवान, मैं राजा की दी गई चुनौती के बाद समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करूं। ठीक उसी दिन मैं बंदी गृह में बनी हुई एक कोठरी में गया। मैं वहां पर 2 लोगों से मिला जिन्हें 10 साल की सजा हुई थी। मैंने उन लोगों से मदद मांगी, बदले में मैंने उन्हें धन देने का वादा किया ताकि मेरा काम पूरा हो सके। मैंने उनसे कहा कि जल्दी ही उन्हें यहाँ से छोड़ दिया जाएगा। जैसे ही वो यहाँ से छूटेंगे, वो साधु की वेशभूषा पहनकर नगर में आकर चुपचाप बैठ जाएंगे। वे कहने लगे कि वो तो पहले से ही चोरी के इल्जाम में यहाँ कारावास में बंद हैं। अगर हमने फिर से कोई गलत काम किया तो हम फिर से कारागार में डाल दिए जाएंगे। मैंने उन्हें समझाया कि मैं उन्हें एक अच्छे काम के लिए कह रहा हूँ, साथ ही साथ मैं ये सारा प्रबंध खुद करूँगा और काम पूरा होते ही उनके किसी दूसरे देश जाने की व्यवस्था करवा दूंगा। साथ ही साथ उन्हें इतना धन दूंगा कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। मेरे समझाने बुझाने पर वो राजी हो गए। आगे मंत्री ने बताया कि किस तरह से उसने उन दोनों कैदियों को नकली साधु बनाकर वहां पर बिठा दिया, और ये सब इसलिए किया ताकि वो राजा को लोगों की मानसिकता के बारे में साबित कर सके। मंत्री ने आगे कहा, और आगे तो तुम्हें पता ही है, जब मैं तुम्हारे साथ उन बहरूपे साधुओं से मिलने पहुंचा था। हे भगवान, ये आपने क्या किया? लोगों को भेड़ साबित करने के चक्कर में आपने राजा को भी भेड़ बना दिया। सोचो, अगर आप पकड़े गए तो राजा आपका क्या हाल करेगा? मंत्री जी बोले, परंतु मैंने इतना सब कुछ हो जाने की उम्मीद नहीं की थी, और ये तो कभी नहीं सोचा था कि महाराज खुद भी उन साधुओं के दर्शन करने के लिए पहुंच जाएंगे। इसीलिए मैंने अब तक ये बात किसी को नहीं बताई। मैं महाराज को इस बारे में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन तुम ध्यान रखना कि तुम इस बात की चर्चा किसी और से ना करो। तब तक मैं इस मामले को संभालने की कोशिश करता हूँ। आप जरा संभल कर सारी बात महाराज से कीजिएगा। उस रात मंत्री छुपते छुपाते उन नकली साधुओं से मिलने पहुंच गया और उनसे कहने लगा, तो अब तुम्हारा काम खत्म हुआ। अब तुम ये धन लो और इस राज्य को छोड़कर चले जाओ। मैंने 2 घोड़ों का प्रबंध किया है जिन पर सवार होकर तुम रातों रात दूसरे देश पहुंच जाओगे। ध्यान रहे तुम्हारे बारे में किसी को पता ना चले। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। अब हम अपने परिवार के साथ कहीं दूर चले जाएंगे और आपके दिए हुए धन से कोई काम धंधा करके अपनी जिंदगी गुजारेंगे। फिर कभी हम चोरी नहीं करेंगे। मंत्री जी, हमने आज तक बहुत सी चोरियां की और पकड़े भी गए, परंतु आज हमने जब साधु का रूप बनाकर लोगों को बेवकूफ बनाया तो वे हमें धन और उपहार भेंट कर रहे थे। ये सब क्या चक्कर है मंत्री जी? यही जीवन की सच्चाई है। लोग अक्सर इसी तरह से बिना सोचे समझे एक भेड़ चाल में चलने लगते हैं। अगर उन्हें कोई समझाए भी तो भी वो अपने अंधविश्वास के आगे किसी की नहीं सुनते। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तुम्हारे चोर होने के बावजूद लोग तुम्हें भगवान की तरह पूजने लगे, क्योंकि मैंने तुम्हारे आगे सिर झुकाया था। आपका मतलब लोग भेड़ की तरह से व्यवहार करते हैं? मैंने भी राजा को यही कहा था। वो इस बात पर नाराज हो गए थे और मुझे इस बात को साबित करने के लिए कहने लगे। बस ये सब कुछ उसी के लिए था। अब तुम लोग जाओ और दोबारा यहाँ पर दिखाई मत देना। मंत्री ने उन दोनों को वहां से विदा कर दिया। अगले दिन लोगों ने देखा कि अचानक वो साधु अपनी जगह पर नहीं थे, वो गायब हो चुके थे। ये खबर राजा भुवन तक भी जा पहुंची। राजा ने मंत्री जी को दरबार में बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपने सुना कि वो साधु गायब हो गए हैं। जरा पता कीजिए क्या हुआ उनका। आप चिंता ना करें महाराज, मैं अपने गुप्तचरों को भेजकर उनका पता लगवाता हूँ। और ये विश्वास दिलाकर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिन के बाद वो राजा के पास फिर से आया और कहने लगा, महाराज, मुझे पता चला है
कि उस पेड़ के नीचे बैठे हुए साधु असली नहीं थे। मुझे एक बात और पता चली है कि वे दोनों हमारे ही कारागार के 2 कैदी थे। क्या कैदी? इतने समय से हम कैदी को ही भगवान मानकर पूज रहे थे। मुझे मिलाकर मेरे सारे लोग भेड़ की तरह से बिना सोचे समझे इसका अनुसरण करने लगे। अब अनजाने में ही राजा ने अपनी प्रजा को भेड़ कह दिया था। मंत्री जी तो बस इसी मौके की तलाश में थे। अभी मैंने सुना आपने सभी लोगों को भेड़ कहा। महाराज भुवन तुरंत समझ गए कि मंत्री ने ऐसा क्यों कहा। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने इसी बात को लेकर गुस्से में मंत्री को कारागार में डालने की बात कही थी। राजा बोले, मंत्री जी आपने जो कुछ भी कहा था वो सही कहा था। लोग बिना सोचे समझे हमारा अनुसरण करने लगते हैं, इसीलिए हमें सब कुछ सोच समझकर करना चाहिए। आपकी कही बात सही साबित हुई। आपने हमारी चुनौती को पूरा किया। धन्यवाद महाराज। मुझे लगता है अब आपको मेरी बात पर विश्वास हो गया है, तो अब मुझे अपनी सजा की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा भुवन उसकी बात सुनकर जोर से हंस पड़े। इस घटना के बाद से राजा जो कुछ भी करने का फैसला करते वो बहुत ही सोच विचार करके करते और हर मामले में अपने मंत्री की सलाह लेकर राजकाज चलाने लगे।